सितंबर 1999। दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे से द्वीप तिमोर पर इंडोनेशिया से स्वतंत्रता की मांगे, जिसने इसे 1976 में अधिग्रहण करने के बाद से वहां की आबादी पर शासन किया था, इतनी बढ़ गई थी कि उन लोगों के बीच खुली हिंसा भड़क गई जो इंडोनेशियाई बने रहना चाहते थे और जो चाहते थे कि द्वीप अपने भविष्य का नियंत्रण खुद संभाले। इससे यूएन को हस्तक्षेप करने और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के नेतृत्व में एक शांति सेना गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि स्वतंत्रता पर एक खुला और निष्पक्ष जनमत संग्रह सुनिश्चित हो सके। इस कठिन कार्य में सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने दो प्रमुख सहयोगी देशों न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम से मदद ली। इंटरनेशनल फोर्स फॉर ईस्ट तिमोर या इंटरफेट में एक विशेष ऑपरेशंस डिटैचमेंट शामिल था, जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के C-130 हेराक्युलिस ट्रांसपोर्ट से डार्विन, ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरकर थिएटर पहुंचा। लगभग 20 ब्रिटिश सैनिक विशेष रूप से संशोधित लैंड रोवर डिफेंडर्स से विमान से उतरे, जिसे एक न्यूज टीम ने कैमरे में कैद किया। ब्रिटिश नागरिकों के लिए यह संभवतः उनकी देश की सबसे गुप्त विशेष बल इकाई स्पेशल बोट स्क्वाड्रन की पहली असली झलकियों में से एक थी। SAS फॉकलैंड और खाड़ी युद्धों के दौरान अपनी उच्च प्रोफाइल कारनामों और उत्तरी आयरलैंड और लंदन के ईरानी दूतावास की घेराबंदी में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए प्रसिद्ध था। वहीं समुद्री उन्मुख SBS काफी हद तक आम जनता की नजरों से ओझल रहा। फिर भी उनका इतिहास और कारनामे उनके हवाई समकक्षों की तरह ही असाधारण रहे, क्योंकि उन्होंने गुप्त अभियानों की धुंधली दुनिया में कुशलता से काम किया। इस एपिसोड में हम SBS की अक्सर अनदेखी की गई उत्पत्ति की पड़ताल करेंगे और इस रहस्यमयी समूह पर प्रकाश डालेंगे। वॉरसो ऑफ द वर्ल्ड 1945 में आपका स्वागत है। SBS का उद्गम द्वितीय विश्व युद्ध के समय के आधुनिक सैन्य सिद्धांतों में पाया जा सकता है। 1940 की गर्मियों तक युद्ध के पहले साल में ही पोलैंड, फ्रांस और अधिकांश पश्चिमी यूरोप के पतन के बाद ब्रिटेन अकेला बड़ा देश था जो एडोल्फ हिटलर की विजय की प्यास का विरोध कर रहा था। युद्ध ने ब्रिटिश सेना पर भारी प्रभाव डाला था और अपने भाषणों में सभी धूमधाम के बावजूद प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल सैनिकों की मदद से भी हिटलर को पीछे धकेलने के लिए यूरोप लौटने का कोई विचार कम से कम उस समय के लिए पारंपरिक रूप से अकल्पनीय था। लेकिन नियमों के अनुसार सख्ती से न जीने वाले चर्चिल ने इसलिए अपने सरकार को युद्ध जारी रखने के लिए कम पारंपरिक तरीकों के सुझावों के लिए खोल दिया। उन्होंने विशेष संचालन कार्यकारी का SSली उस्टेरजानकारीसन का एक जासूस और विध्वंसक नेटवर्क बनाया, जो जर्मन सीमाओं के पीछे काम कर सके और यूरोप को आग में झोंक सके। उन्होंने कमांडो भी बनाए, एक कठोर छापा मार बल जो कब्जे वाले यूरोप के तट पर उतरता, हंगामा करता और जर्मन बलों के पलटवार करने से पहले पीछे हट जाता। सैन्य सोच के इस बॉक्स के बाहर सोचने की पृष्ठभूमि में लीड्स के एक पूर्व बैंक क्लर्क रोजर कोर्टनी ने प्रवेश किया। नौकरशाही से ऊबकर कोर्टनी ने लीड्स छोड़कर अफ्रीका में शिकारी बनकर रोमांच की तलाश की और अपने अनुभवों के बारे में लिखा, जो 1934 में प्रकाशित हुए। उनकी रोमांचकारी और विचित्र हास्य भावना एक दूसरे से मेल खाती थी। ब्रिटेन लौटते समय वह लोच नेस की चर्चित धोखाधड़ी में शामिल थे, जहां उन्होंने अफ्रीका के एक मृत दरियाई घोड़े के पैर से तटरेखा पर बनाए गए निशानों को वहां रहने वाले प्रसिद्ध राक्षस का बताकर स्थानीय लोगों को धोखा दिया। इसने स्थानीय लोगों में सनसनी फैला दी, जिससे जल्द ही राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ। सच्चाई सामने आने से पहले ब्रिटिश फिलिस्तीन में एक पुलिस अधिकारी के रूप में अरब विद्रोह से निपटने के बाद
उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल अभी भी अफ्रीका में है, इसलिए वह वापस अपने बड़े खेल शिकार में लौट आए। लेकिन युद्ध की खबर सुनकर वह सैन्य सेवा के लिए साइन अप करने इंग्लैंड लौट गए। उन्हें किंग्स रॉयल राइफल कोर में अधिकारी नियुक्त किया गया, परंतु वह शीघ्र ही नए कमांडो बनने के विचार से आकर्षित हुए। कमांडो बनने के लिए जरूरी चीजें शुरुआती दौर में अभी भी तैयार की जा रही थीं। कॉर्टनी ने अफ्रीका में शिकार के अनुभव के आधार पर अपने वरिष्ठों को फोल्डेबल कयाक से दुश्मन पर चुपके से हमला करने का सुझाव दिया। कॉर्टनी के अनुसार कैनो चुपके और गोपनीयता के बड़े फायदे देते हैं। उन्होंने छोटी यूनिट्स को रात में बिना पकड़े दुश्मन तट तक पहुंचते देखा, जहां वे चुपके से जासूसी या तोड़फोड़ कर वापस भाग सकते थे। कॉर्टनी को लगा कि वह कुछ महत्वपूर्ण खोज रहे हैं। हालांकि वह अपने वरिष्ठों को इस अवधारणा का परीक्षण करने के लिए राजी नहीं कर सके। वे इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि कायक दुश्मन बलों के पास बिना पता चले पहुंच सकते हैं, और एक बार जब वे पहुंच जाते तो दुश्मन की मशीन गन की आग उन लोगों को नष्ट कर देती जो उन्हें चला रहे होते, क्योंकि उनकी नाव द्वारा उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती। हतोत्साहित होने वाले नहीं, लेकिन यह जानते हुए कि उनके किसी भी शब्द का कोई असर नहीं होगा, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक ऐसा प्रदर्शन देने का निर्णय लिया जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे, भले ही वह प्रदर्शन बिना अनुमति के दिया गया हो। जब उन्हें पता चला कि इन्फेंट्री लैंडिंग शिप HMS ग्लेनविल क्लाइड एस्चुरी में लंगर डाले हुए है, तो उन्होंने इस पर हमला करने का फैसला किया। याद रखें, न केवल चालक दल बल्कि कोई भी उनकी मंशा से अनजान था। युद्धकाल था और जहाज पर सशस्त्र गार्ड थे जो घुसपैठिए को जर्मन एजेंट मानकर बिना देर किए गोली मार देते। फिर भी इसके बावजूद कोर्टनी ने एंकर चेन पर चढ़कर बिना पकड़े जहाज के पास पहुंचने और बोर्डिंग करने में सफलता प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने डेक गन में से एक का कवर चुरा लिया और फिर अपने कयाक में लौटकर चुपचाप निकल गए। नाटकीय अंदाज में भीगे हुए कोर्टनी होटल में रॉयल नेवी अधिकारियों की बैठक में घुसे और उन्हें गन कवर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अगर ग्लेंगेल एक जर्मन जहाज होता तो वे अपने कयाक से ही उसमें बम लगाकर उसे डुबो सकते थे। सफलता के बाद भी अधिकारी शर्मिंदा थे और उन्हें विश्वास था कि वह इस कारनामे को दोबारा नहीं दोहरा सकते। वे गलत थे और अब सभी को कोर्टनी की राय स्पष्ट हो गई थी। सेना के कप्तान के रूप में पदोन्नत होने पर उन्हें ऑपरेशनल उपयोग के लिए अवधारणा को और विकसित करने के लिए 12 लोगों की एक इकाई बनाने की अनुमति दी गई, जिसे शुरू में फुलबोट सेक्शन कहा गया, उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे फोल्डिंग कयाक्स के संदर्भ में। लेकिन बाद में इसे नंबर 1 स्पेशल बोट सेक्शन या अधिक सामान्यतः SBS के रूप में जाना जाएगा। कोर्टनी के अपरंपरागत प्रदर्शनों ने अवधारणा की संभावनाओं को साबित किया था। पहली SBS सेना भी ऐसी ही विषम परिस्थितियों में अस्तित्व में आई। उस वक्त स्पेशल फोर्सेस की पूरी छापेमारी की अवधारणा अभी विकसित की जा रही थी। कमांडो, जिन्हें आइल ऑफ एरिन पर कठोर शारीरिक अभ्यास में प्रशिक्षित किया गया था, वे भी बड़े पैमाने पर इसे बना रहे थे, जिससे व्यक्तिगत इकाइयों के बीच संचालनात्मक एकरूपता की कमी हो रही थी। कोर्टनी कमांडो अवधारणा से जुड़े होने के कारण एरिन गए, जहां उन्हें कमांडो कोर से बाहर हुए लोगों के समूह 8 ट्रूप के साथ प्रस्तुत किया गया। हालांकि वे बाहर हो गए थे, वे अत्यंत प्रेरित, शारीरिक रूप से मजबूत और अपनी बर्खास्तगी पर गुस्से में थे, जिसे वे अपने अधिकारियों के खराब नेतृत्व का परिणाम मानते थे। इस समूह से 7 ने पहले SBS यूनिट के भ्रूण का गठन किया। मौजूदा सदस्यों ने पब में लोगों से बात की, जिन्हें वे जानते थे कि वे कोर्टनी को प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें मुंह जुबानी या प्रतिष्ठा के माध्यम से भी पाया गया। कोर्टनी ने अपने 12 रंगरूटों को खोजकर उन्हें एक विशेष बल इकाई में बदलना शुरू किया। कोर्टनी और उनके दूसरे कमांडर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट टग विल्सन इस प्रक्रिया में समान रूप से महत्वपूर्ण थे। डनकर्क के एक जीवित बचे और पूर्व रॉयल आर्टिलरी के सदस्य, जिनकी हल्की काया और आकर्षक व्यक्तित्व ने एक मजबूत और संसाधनपूर्ण व्यक्ति को छुपाया, जो कोर्टनी की अवधारणा में विश्वास करते
और उसे साबित करने को उत्सुक थे। दोनों द्वारा अपने और आदमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कठोर, निरंतर और प्रायः रचनात्मक था। 1,21,757.2 किलोमीटर और रातों तक चले एक कठोर अभ्यास में उन्होंने स्कॉटलैंड में क्लाइड की फर्द के पार 128.7472 किलोमीटर से ज्यादा पैडलिंग करके क्रैगनिश पॉइंट पर लैंडिंग की। अगले दिन उन्होंने स्काराबोरो की साउंड के ऊपर 20 मील और पैडलिंग की और कैरारा द्वीप तक पहुंचे और फिर अपनी टोही कौशल को निखारने के लिए स्थानीय सीप्लेन बेस का एक पैनोरमा स्केच बनाया। उन्होंने वापस पैडलिंग की। उनकी छोटी कैनो में कुल दूरी 140 मील थी। कोर्टनी ने अपने आदमियों को एक व्यापक जीवित रहने के पाठ्यक्रम से गुजारा ताकि वे दुश्मन रेखाओं के पीछे आपूर्ति कट जाने पर भी जीवित रह सके। उन्होंने भविष्य के उद्यमी सर रिचर्ड ब्रैंसन के महान चाचा जिम ब्रैंसन को एक अजीब विशेषज्ञ के तौर पर कौशल सिखाने के लिए नियुक्त किया। वृद्ध होने के बावजूद जिम ब्रैंसन ने कोर्टनी और उनके आदमियों से मिलने व अपना ज्ञान साझा करने हेतु एक सप्ताह में 804.7 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाई, जो एसबीएस के पिता को प्रभावित करने वाली बात थी। कोर्टनी की कहानी के अनुसार उनके सैनिक ब्रैंसन के जंगल आधारित भोजन से प्रभावित नहीं थे, पर उन्होंने माना कि उनकी रेसिपी विशेष बल के सैनिकों के लिए पर्याप्त थी, जिन्हें अभ्यास में 3 दिन तक सामान्य राशन नहीं मिला था। एक 1941 की शुरुआत तक, जब ब्रिटेन जर्मन आक्रमण से सुरक्षित हो गया, ध्यान उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में हिटलर के इतालवी सहयोगी फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ अभियान पर केंद्रित हो गया। मुसोलिनी का लीबिया से मिस्र की स्वेज नहर की ओर अभियान एक शर्मनाक विफलता साबित हुआ और जल्द ही उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल बलों द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश सेना ने भूमध्य सागर को सुरक्षित करने पर ध्यान दिया, विशेष रूप से रोड्स द्वीप पर, जो उस समय इतालवी प्रशासन के अधीन था। भविष्य में उभयचर अभियान की उम्मीद में कोर्टनी के कैनो सैनिकों सहित कमांडो को रोड्स को लेने की तैयारी के लिए मिस्र में तैनात किया गया। इसी समय कोर्टनी ने एसबीएस के जन्म की कहानी के एक और अहम व्यक्ति, 30 वर्षीय रॉयल नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर नाइजेल क्लॉक्सटन विलामोट से मुलाकात की। विलामोट का मानना था कि गुप्त तटीय टोही अभियान, जो अभी भी मेडिटेरेनियन और एशियाई समुद्रों में अक्षय शक्तियों को रोकने के लिए सोचे जा रहे थे, अत्यंत महत्वपूर्ण थे। लिखित रूप से ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए थे। कोर्टनी आमतौर पर स्थिति से बाहर निकलने के लिए तुरंत सोचते थे, जबकि विलामोट सावधानीपूर्वक योजना बनाते थे। फिर भी इन दोनों के व्यक्तिगत गुण एक विजयी संयोजन साबित हुए। ब्रिटिश कमांडरों के पास विमानों से सही टोही जानकारी थी, परंतु सड़कों पर संचार अवरुद्ध था। कोर्टनी और विलामोट ने उनकी डोंगी को करीब से देखने की अनुमति पाने के लिए अभियान चलाया। मार्च 1941 में अंततः अनुमति मिली और दोनों व्यक्ति खुद को पनडुब्बी एचएमएस ट्रायम्फ की संकरी सीमाओं में फंसा पाया। द्वीप से केवल 2 मील दूर और अंधेरे आकाश के नीचे पनडुब्बी सतह पर आई। डोंगी इकट्ठा करके वे अपने पहले मिशन के लिए प्रस्थान किए। उन्होंने अगली 4 रातें डोंगी चलाते हुए और संभावित लैंडिंग स्थलों की रात में जासूसी करते बिताई। तीसरी रात कोर्टनी के लिए लगभग विनाशकारी थी। विलामोट द्वारा उतारने के बाद भारी समुद्र में तैरने से समुद्र तट पर उसे एक गंभीर ऐंठन हो गई। जब वह दर्द से तड़पते हुए समुद्र तट पर काम करने लगे तो एक कुत्ते ने उन्हें देखकर भौंकना शुरू कर दिया। हालांकि वह दुश्मन गश्ती से बिना पकड़े भागने में कामयाब रहे। आई तब मई ने जोस्टी अंत में विलामोट की टॉर्च फेल हो गई, जिससे वह कैनो में संकेत नहीं दे पाया, लेकिन कैनोइस्ट की साथी को बचाने की दृढ़ता के कारण वह उसे ढूंढने में सफल रहा और एचएमएस ट्रायम्फ वापस लौट आया। उनका मिशन एक बड़ी सफलता थी। दोनों दुश्मन पर ऐसी खुफिया जानकारी लेकर लौटे जो कमांडो की उभयचर लैंडिंग योजनाओं में काम आ सकती थी। दोनों को उनकी वीरता और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया।
कोर्टनी को मिलिट्री क्रॉस और विलामॉट को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑनर ऑफ पदोन्नति मिली। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने एसबीएस अवधारणा की उपयोगिता को साबित किया। दुर्भाग्यवश शामिल दोनों व्यक्तियों के लिए यह जीत खोखली थी। ग्रीस में हिटलर की वेहरमाख्ट का कहर जारी था। रोड्स से क्रीट की ओर ध्यान स्थानांतरित हुआ। उसी समय जर्मन फील्ड मार्शल एरविन रोमल ने रेगिस्तान में अपनी टोपी फेंकी और उनके अफ्रीका कोर्प्स ने ब्रिटिश भाग्य पलट दिया। आने वाले महीनों में भूमध्य सागर और एजियन के आसपास संचालित कमांडो बल को भारी नुकसान हुआ, आंशिक रूप से दुश्मन की श्रेष्ठता और कुप्रबंधन के कारण। एक अनाथ इकाई होने के नाते कोरतनी की टीम को शुरुआती 1941 में बहुत अधिक कष्ट से बचा लिया गया था, लेकिन वे इसमें फंसने के लिए उत्सुक थे, विशेष रूप से टग विल्सन, और यह तय किया गया कि उसे दुश्मन पर हमला करने की अनुमति दी जानी चाहिए। रॉयल मरीन वॉली ह्यूजेस के साथ, जो कम शब्दों वाले लेकिन कठोर व्यक्ति थे, 2 एसबीएस सैनिकों को मई 1941 में इटालियन तट पर ले जाया गया, दुश्मन जहाजों पर लिम्पेट माइंस लगाने हेतु। हालांकि भयानक मौसम के कारण उस ऑपरेशन को अनिच्छा से रद्द कर दिया गया। जून में वे एचएमएस अर्जी के दल में शामिल हुए, जिसे इटालियन प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग की गश्त के लिए नियुक्त किया गया था। 2 एसबीएस लोगों का कोई तय उद्देश्य नहीं था, बस उन्हें जल्दी से किनारे पर जाकर कुछ उड़ाने लायक ढूंढना था। 22वीं की रात को विल्सन ने अर्जी की पेरिस्कोप से सिसिली की ओर देखा और एक रेलवे सुरंग को नोट किया, जिसे उन्होंने वहां तैनात विशाल एक्सिस सैनिकों की छावनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने तय किया कि वह और ह्यूजेस उड़ान भरेंगे। अपनी डोंगियों को इकट्ठा करने, अपने हथियारों और विस्फोटकों को लोड करने के बाद दोनों आदमी कम आदर्श मौसम में निकल पड़े। उनकी सबसे बड़ी धमकी सिसिली के मछुआरों से आई, जो उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। 2 एसबीएस आदमी एक नाव के इतने करीब आ गए कि वे सवार लोगों को बोलते सुन सकते थे। फिर भी अविश्वसनीय रूप से अंधेरे में उनकी छोटी, लगभग मौन नाव बिना पकड़े रह गई। उन्होंने डोंगी छिपाकर सुरंग की ओर बढ़े। वे रेलवे स्लीपरों के बीच विस्फोटक लगाते, जो ट्रेन गुजरने पर सक्रिय होकर अधिकतम नुकसान करते। एचएमएस अर्जी की वापसी यात्रा पूर्णिमा के चांद के कारण जटिल हो गई, जो बादलों के बीच से उन्हें उजागर करने की धमकी दे रहा था। दोनों आदमी चुपचाप समुद्र की ओर पैडलिंग करके पनडुब्बी से मिलने और पकड़े जाने से बचने में कामयाब रहे। एचएमएस अर्जी जल्द ही वापस दिखाई दी, लहरों को चीरते हुए उन्हें और उनकी डोंगी को वापस लेने लगी, जिससे उन्हें राहत मिली। हालांकि हवा में अभी तक धमाके की गूंज नहीं थी। अपने मिशन की असफलता महसूस करते हुए बेतुहलती हुई वे पनडुब्बी में वापस लौटने लगे। तभी कप्तान ने उन्हें वापस बुलाकर विल्सन को दूरबीन सौंप दी। विल्सन ने देखा कि एक ट्रेन सुरंग की ओर जा रही थी। फिर क्षितिज लाल चमक में जगमगा उठा, जो विस्फोट का संकेत था। अगले दिन अर्जी ने पनडुब्बी के पेरिस्कोप से सतह के नीचे का निरीक्षण किया। इससे विल्सन और ह्यूजेस को वह तबाही देखने का मौका मिला जो उन्होंने पैदा की थी। कुछ हफ्तों बाद उन्हें इसे दोहराने को कहा गया और उन्होंने मिलकर एक गुप्त 2 व्यक्ति आतंकवादी शासन शुरू किया, जो 1941 के दौरान विभिन्न इतालवी लक्ष्यों के खिलाफ था। उसी समय एसबीएस को दुश्मन की पंक्तियों के पीछे, विशेषकर जर्मन नियंत्रित बाल्कन में एजेंटों को भेजने और वापस लाने का एक और मिशन सौंपा गया। इस दौरान धुरी सेनाओं को एक नई गुप्त विशेष सेना द्वारा हमले का सामना करना पड़ा और उन्हें रोकने में कीमती समय और प्रयास लगा। हालांकि वे पूर्ण यूरोपीय तटरेखा को अवरुद्ध नहीं कर पाए और जहां भी कमजोरी मिली, एसबीएस ने उसका लाभ उठाया। कर्टनी की अवधारणा बेहद सफल रही, लेकिन दुर्भाग्यवश दिसंबर 1941 में उनकी सेहत खराब होने लगी, जिससे उन्हें प्रशासनिक पद के लिए ब्रिटेन वापस बुलाया गया।
उस नौकरी में दूसरा एसबीएस यूनिट लगाना शामिल था। एक 1942 में एसबीएस यूनिट्स एक जटिल और सक्षम विशेष बल इकाई बन गई। उनके साहसी कारनामे सबसे खतरनाक थे, जहां मृत्यु या गिरफ्तारी कुछ ही पल दूर थी। इसका प्रमाण सितंबर 1942 में आया, जब डग विल्सन की किस्मत आखिरकार खत्म हो गई और उन्हें इटली में पकड़ लिया गया। यह उन कुछ मौकों में से एक था जब उन्होंने ह्यूजेस के बिना काम किया। कैदी के रूप में उन्होंने 2 बार भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश पकड़े गए और युद्ध के अंत तक ब्राउनश्वेग, जर्मनी के एक किले एक कैदी शिविर में रखे गए। टग की हार एक झटका थी, लेकिन एसबीएस का युद्ध जारी रहा। उत्तरी अफ्रीका में अमेरिकी सैनिकों के आगमन के साथ योजनाकारों ने फिर से रोड्स पर ध्यान दिया। उस समय द्वीप पर 2 हवाई पट्टियां थीं, जो एक्सिस बम वर्षकों द्वारा मित्र देशों के जहाजों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही थी। इसलिए एसबीएस के खिलाफ एक छापे की योजना बनाई गई, जिसमें रेगिस्तान में एसएएस साथियों जैसी रणनीति का इस्तेमाल हुआ, जो पहले क्रीट में जर्मन बेस के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। असमयी दापस सैन्य ऑपरेशन एंग्लो योजना में नंबर के 8 सदस्यों को शामिल किया गया था, एक एसबीएस, साथ ही 2 ग्रीक गाइड और 2 दुभाषियों को 31 अगस्त को एचएमएस ट्रैवलर और ग्रीक पनडुब्बी पापनिकोलिस पर सवार होकर बेरूत से रोड्स के पूर्वी तट पर केप फेराल्को के पास एक समुद्र तट तक जाना था, जहां से कलातुस और मृत्सा के 2 लक्षित हवाई क्षेत्र क्रमशः 8 और 15 मील दूर थे। हमलावर सफलतापूर्वक उतरे और लक्ष्यों की ओर 2 टीमों में बढ़ गए। लेफ्टिनेंट डेविड सुथरलैंड के नेतृत्व में कलातोस छापामार दल 11-12 सितंबर की रात हवाई क्षेत्र के ऊपर पहुंचा। विमानों के बिखराव को देखकर उन्होंने 2 तरफा रात के हमले का निर्णय लिया। प्रत्येक दिशा को विस्फोटक लगाने के लिए विमान समूह सौंपे गए थे। संतरी द्वारा देखे जाने के बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक 13 विमान नष्ट कर दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश केवल सुथरलैंड और रॉयल मरीन नोर्डर्न ही मारित्सा पर हमला करने वाली दूसरी टीम से मिलने के लिए समुद्र तट पर लौट पाए। कैप्टन रिचर्ड ऑनलेट के नेतृत्व में मारित्सा हमलावरों ने 20 विमान नष्ट किए, लेकिन भागने के प्रयास को सतर्क धुरी सैनिकों ने रोका। कुल मिलाकर सुथरलैंड और डुगन को छोड़कर जो पनडुब्बी तक पहुंचने में कामयाब रहे, पूरी छापामार टुकड़ी को पकड़ लिया गया। उनमें से एक ग्रीक गाइड को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। बड़ी सेना न होने के कारण इस नुकसान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा एक एसबीएस, और परिणाम स्वरूप उन्होंने खुद को एसएएस में समाहित पाया। हालांकि दुश्मन के तटों पर अपने कैनों पर सवार होकर टोही करने और उपद्रव मचाने की अपनी भूमिका जारी रखी। विल्मोट ने इस बीच मित्र देशों की समुद्री आक्रमणों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले संयुक्त संचालन पायलट पार्टियों सीओपीपी का गठन किया और गुप्त समुद्र तट टोही की। इसी तरह रॉयल मरीन ने बूम पेट्रोल डिटैचमेंट का गठन किया, जिनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि ऑपरेशन फ्रैंकटन थी, जहां 6 फोल्डिंग कायाक्स का उपयोग करके कब्जे वाले फ्रांस के बोर्डो में जर्मन शिपिंग के खिलाफ एक सफल छापा मारा गया। इन लोगों को हमेशा के लिए कॉकल शेल हीरोज के रूप में याद किया जाता है। साथ ही नंबर 2 एसबीएस ने उत्तरी अफ्रीका में अमेरिकी ऑपरेशन टॉर्च लैंडिंग का समर्थन किया और बाद में दक्षिण पूर्व एशिया कमांड के तहत बर्मा अभियान के दौरान चिंदविन, इरावदी नदियों और अराकान में जापानी बलों के खिलाफ लड़े। एक 1945 में धुरी शक्तियों की हार के बाद ब्रिटेन ने अपनी सेना का विमोचन प्रारंभ किया, जिसमें एसबीएस का विघटन भी शामिल था। हालांकि उनके कौशल को डेवोन के फ्रेमिंगटन में संयुक्त संचालन समुद्र तट और नाव अनुभागों के स्कूल या एसएसयूबीएस की स्थापना के कारण बरकरार रखा गया। इसने अंततः रॉयल मरीन विशेष नाव अनुभागों के गठन को प्रेरित किया, जिन्होंने युद्धकालीन एसबीएस, रॉयल मरीन बूम पेट्रोल डिटैचमेंट,
विलमोट के सीओपीएस जैसी विशेष नाव आधारित इकाइयों की भूमिकाओं को निभाया। दुर्भाग्य से कोर्टनी नया एसपीएस देखने तक जीवित नहीं रहे। उनका निधन 15 फरवरी 1944 को हरगेसा, सोमालीलैंड में 34 वर्ष की उम्र में निमोनिया से हुआ। नए रॉयल मरीन एसबीएस जल्द ही इजराइल के जन्म के दौरान फिलिस्तीन और फिर कोरियाई युद्ध में कार्रवाई में थे। समय के साथ स्पेशल एयर सर्विस की भूमिकाएं सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी मिशनों में विकसित हुईं, जैसे उत्तरी सागर के तेल रिग्स की सुरक्षा, विदेशी ब्रिटिश समुद्री चौकियों की रक्षा, आयरिश रिपब्लिकन आतंकवाद से मुकाबला और एक असामान्य ऑपरेशन में क्यूइदो लाइनर पर पर्यटकों के रूप में यात्रा, ताकि 1972 के म्यूनिक ओलंपिक नरसंहार के बाद लौटते इजरायली नागरिकों को सुरक्षा दी जा सके। एसबीएस ने 1980 के फॉकलैंड्स युद्ध में अर्जेंटीना और 1989 के खाड़ी युद्ध में इराक के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 1987 में उनका नाम स्पेशल बोट स्क्वाड्रन हुआ। हाल में वे अफगानिस्तान, इराक में यूके स्पेशल फोर्स का हिस्सा रहे हैं और अफ्रीका में समुद्री डकैती रोधी अभियानों और लीबिया व नाइजीरिया में बंधक बचाव मिशनों में शामिल रहे हैं। एसबीएस अपने एसएएस साथियों की तरह प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसे यही पसंद है और यह दुनिया की सबसे घातक, प्रभावी, अनुकूलनीय और गुप्त टियर 1 विशेष बल इकाइयों में से एक बनी रहती है।